सारे बच्चों को तो पढ़ा भी नहीं पाएंगे, हमारी भी एक क्षमता है पढ़ाने की। तो जो मेहनत कर सकता है वही उत्कर्ष में प्रवेश लेना, क्योंकि हमारी टीम आपको मेहनत करवाएगी। जोधपुर में उत्कर्ष की स्थापना हुई थी, वर्तमान में उत्कर्ष के पास सब कुछ है। मैं आपको इस मन से खड़े होकर बात बोल रहा हूँ कि सब कुछ है उत्कर्ष के पास में। निर्मल गहलोत सर ने 2 किराए कमरे से स्टार्ट किया था, आज हम जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज, दिल्ली, यहाँ पर सेंटर के साथ में हमारे पास 5 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आपके। सब कुछ है उत्कर्ष के पास में। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर हम जयपुर में आए थे, राजधानी में कोविड का समय था, मुझे आज भी याद है, जयपुर में जब से आए हैं, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि तैयारी कैसे करवाते हैं वो आपको सिखाया जाए, मैनेजमेंट कैसा होता है वो आपको सिखाया जाए। आप हॉल में 10:30 बजे आए होंगे, लेकिन हमारी टीम सुबह 8 बजे से कोई बाथरूम साफ कर रही होगी, कोई आपके लिए पेपर तैयार कर रही होगी, कोई इस माइक को तैयार कर रही होगी, कोई आपकी सीट को पहुंच रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सोचकर देखिए, आप कोचिंग के अंदर आते हो और आपको बाथरूम में से गंदगी नजर आए, बाथरूम में से बदबू आपको आए, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक कोचिंग जो है वो मैनेजमेंट होता है, कोचिंग जो होता है प्रबंधन होता है, उसमें टीचर आपके सामने होता है, बाकी किरदार इस कैमरे के पीछे खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सुबह 6 बजे जग करके क्लास लेता हूं। आपको एक बात बताऊं, रात को 12-1 बजे जग करके एक बंदा टाइपिंग भी करता है मेरी क्लास की, पिछले 7 साल से टाइपिंग कर रहा है। और कमाल की बात है कि सुबह उसका मैसेज मेरे पास आया 10 बजे कि सर मैं खुद सेमिनार के अंदर उपस्थित हूँ। वो है ब्रह्मानंद। अब मुझे नहीं पता कहाँ पर बैठा होगा, पर इस हॉल के अंदर था। ब्रह्मानंद है भाई कहीं? ब्रह्मानंद देखो वो बैठा हुआ, पिछले 7 साल से अभी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। रात को 1 बजे टाइपिंग करता है मेरे क्लास की, और चूरू से यहाँ पर आया है सेमिनार के लिए। पिछली बार फिजिकल में बाहर हुआ था, रिटर्न पास कर लिया था उसने। तो किसी भी चरण को आपको हल्के में नहीं लेना है, हर चरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिखित भी महत्वपूर्ण है, हिंदी भी महत्वपूर्ण है। कई लोग हवा बनाए, देखो जो टीचर जिसका विशेष होगा ना वो उस सब्जेक्ट का हवा बनाएगा। जयपुर में तो ये बड़ी खास बात है, कोई हिंदी का विशेषज्ञ है वो हिंदी का हवा बनाएगा। पर फरमान सर ने क्या बोला आपसे कि हर टीचर, हर आपके सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, केवल हिंदी के बल पर सिलेक्शन नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि हिंदी के बल पर हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, हिंदी अच्छा होना जरूरी है, हिंदी नंबर लेने वाला सब्जेक्ट है, पर जीके जीएस भी पढ़ना ही पड़ेगा। और आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है भाई साहब, फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी ने अब गाइड का जमाना गया। राजस्थान में गाइड से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैराथन से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप सोचो कि राजस्थान इतिहास की 9 घंटे की मैराथन देख के आप इतिहास पार कर लोगे, हवा भी नहीं लगेगी आपको। मेरी बात समझना, हवा नहीं लगने वाली है। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, पेपर ने गाइड को छोड़कर ऑथेंटिक बुकों की ओर आ गया है। तो आपके पास जब भी आप क्लास में आओगे, या मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक यूट्यूब पर वीडियो डाल दी जाए कि भाई कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्स हो सकते हैं तैयारी के। ऑथेंटिक सोर्स होना जरूरी है। किताबें पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो, यकीन मानो सिलेक्शन चाहिए, किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, किताबों के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। कोचिंग के मन से ये बात कह रहा हूँ तो समझना बहुत गंभीर बात है, वरना मैं भी यहाँ पर खड़े होकर उत्कर्ष की अच्छाइयाँ आपको गिना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आपकी सफलता में 60% योगदान सेल्फ स्टडी का होता है। हम केवल उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे, हमारे टीचर्स आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन अगर घर पर आप नहीं पढ़ोगे तो निश्चित मान के चलना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार होती है, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस पेपर के अंदर आरएस का एग्जाम देने वाला हर विद्यार्थी बैठने वाला है। ये वो पेपर है थानेदार का। अगर थानेदार का पेपर अगर आरएस के एग्जाम में होता ना, तो यकीन मानना 4-5वें प्रेफरेंस पे लोग थानेदार भरते, बाकी सारी भर्तियों को छोड़ करके। ये इतना महत्वपूर्ण पेपर है। आपको एक थाने का प्रमुख बनाया जा रहा है, उसके बाद आपको आरपीएस बनाया जाएगा,
और हो सकता है आप एडिशनल एसपी तक जो है इस पोस्ट पर पहुंचने वाले होंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट पर आपको पहुंचाएंगे। तो आपको ऑथेंटिक बुक पढ़नी ही पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। हम आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे, हम आपको अच्छी टेस्ट सीरीज देंगे, हम समय पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे टीचर्स आपको देंगे, बेस्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम सक्षम भी हैं, हम क्यों आपको नहीं प्रोवाइड कराएं। देखिए सक्षम होना बहुत जरूरी चीज है। अभी फरमान सर ने कहा ना कि भाई मैं 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूं, मैनेजमेंट हाँ कर देता है। अगर हम सक्षम ही नहीं होते तो फिर कैसे हाँ कर देते। 500 पेज को प्रिंट भी करवाना पड़ता है और एक आध बच्चा क्लास में नहीं बैठता है, हजारों बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, खर्चा भी आता है। हम सक्षम है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। अभी जब आप यहाँ से निकलोगे बाहर तो आपको एक बुक मिलेगी जिसमें भारत और राजस्थान की योजनाएं आपको मिलेंगी, एक ब्रोशर जिसमें एसआई भर्ती के बारे में सारी जानकारी, पुलिस के बारे में सारी जानकारी, पुलिस में कौन कौन सी रैंक होती है, कितने स्टार होते हैं, वो सब हम आपको देने वाले हैं। ये सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्टार जो है ना, उस स्टार की पहली एंट्रेंस एग्जाम ये थानेदार का एग्जाम है। क्योंकि अगर आपको स्टार चाहिए तो इससे बेहतर आपके नौकरी नहीं है, इससे बेहतर मौका नहीं है। 1000 पदों पर भर्ती दोबारा नहीं आने वाली है, क्योंकि 4 साल का बैकलॉग हो चुका था, इसलिए भर्ती है। और आरपीएससी पर पूरा दबाव है इस समय। पिछली भर्ती में जो छवि खराब हुई है आरपीएससी की, इस बार वो अपनी छवि को सुधारने का भरसक प्रयास करने वाली है। तो पेपर का लेवल जोरदार आने वाला है। जो भी हवा बनाए बैठे हैं ना पुराने टाइप के लोग जो हैं, आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो एक चाय की थड़ी देखना, आप थोड़ी आगे जाओगे बड़ी फेमस चाय की थड़ी है ना, वहां बैठना। आपके आसपास 5-10 बहुत ज्ञानी टाइप के लोग बैठ जाएंगे, वो हर जगह पाए जाते हैं। आप बोलना उनसे कि भैया थानेदार की तैयारी कर रहा हूं, क्या करूं? वो बोलेगा कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, पहले मेरी बात सुन, ये वाली बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी सारी पढ़नी पड़ेंगी। अब आपके ऊपर दबाव आ रहा है, यार कितना बढ़िया भैया है, पहली बार में सीधी बात बोल दी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ेगा कौन ये बताओ मुझे? एनसीईआरटी हर किसी के रूम में होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हर किसी के रूम में होती है, पर उस पर धूल ही जमती है, कोई पढ़ता नहीं है। कहाँ तक पढ़ोगे एनसीईआरटी? क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारी एनसीईआरटी है। फिर राजस्थान की पढ़े या इंडिया की पढ़े, तो वो कहता है पुरानी वाली लेकर आओ। अब तुम चिंता में भाई साहब, ये पुरानी वाली कहाँ मिलेगी? अब तुम पढ़ाई छोड़ के इस बात में लगे हुए हो कि नई कहाँ है और पुरानी कहाँ पर है। और फिर उससे आप पूछोगे और क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ही पड़ेगा। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट लेकर आओगे, और आरपीएससी इस समय पूरे फॉर्म में चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 लाइनर क्वेश्चन पेपर था। अपना थानेदार का पिछला पेपर उठा के देखना, करंट अफेयर्स के 10 सवाल एक ही पेज में थे, और जो तुम्हारा पेपर आने वाला है ना, उसमें करंट अफेयर्स का 2 ही सवाल आएगा तुम्हारे पेज में, अगर आरपीएससी थोड़ा भला चाहेगी तो, वरना एक ही सवाल आएगा करंट अफेयर्स का पूरे पेज के अंदर। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है। आज से 4 साल पहले जो कंपटीशन था, आज डबल कंपटीशन आपके सामने हो चुका है। तो सब कुछ बदल गया है, और तुम सोच रहे हो कि पुरानी वाली तैयारी से काम चला ले, इस बार नहीं चलने वाला है। आपको तैयारी नए सिरे से करनी ही पड़ेगी। आपके टेबल पर सिलेबस होना ही चाहिए, आपके हाथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में वर्तमान में जो एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है आरपीएससी, वो होने ही चाहिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। आज ही आपसे कह रहा हूं, ये सच्चाई है। आप 9 महीने बाद सुनोगे इसी बात को, 10 महीने बाद सुनोगे। मैं आपको पहले दिन ये कह रहा हूं। और टॉपर्स तो है ना, उत्कर्ष अगर चाहता ना तो यहाँ पर लाइन से खड़े करता टॉपर्स। शायद ये मंच सोचा पड़ जा, इतने टॉपर्स मैं खड़े कर सकता हूँ यहाँ पर लाकर आपके सामने। पर हर टॉपर्स की कहानी अलग अलग होती है। ऐसा थोड़ी है कि यार एक टॉपर्स ने जो किया होगा वही तुम लोग करोगे, संभव ही नहीं है। उसका अपनी परिस्थिति थी, आपकी अपनी परिस्थिति होने वाली है। मैं टीचर्स को खड़ा कर रहा हूं, और कोचिंग्स देखिए आप मार्केट में कितने लोग टीचर्स को खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर ला करके। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ये कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, और डंके की चोट पर आपसे फिर कह रहा हूं कि 90% सिलेक्शन आपको उत्कर्ष से दिखाऊंगा जिस दिन भर्ती होगी।
ये मेरा आपसे वादा रहा कि जयपुर जोधपुर ब्रांच से 90%, मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 100% हमारा ही होगा ना, मैं इंटरव्यू की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तो बच्चा कहीं भी दे सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। मुद्दा होता है कि उसने एग्जाम की तैयारी कहाँ से की है, मुद्दा वो होता है लिखित परीक्षा की तैयारी कहाँ से की है। और मैं आपको वो सिलेक्शन, जब आपका पेपर हो जाएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेकर आएंगे यहाँ पर। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ही, सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसलिए सिलेबस आपको हम दे रहे हैं। हम चाहते तो आपको उत्कर्ष का ब्राउज़र देते, इसमें उत्कर्ष की सारी बातें लिखी होती, लेकिन हम आपको एसआई भर्ती का सिलेबस दे रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य वही तय करने वाला है। एक भर्ती से उत्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पहले आपसे कह रहा हूं, लेकिन एक भर्ती से आप अपनी लाइफ के 4 साल खो दोगे, 3 साल खो दोगे, अपना संघर्ष। कई ऐसे बच्चे भी होंगे शायद जिनकी एज पूरी हो जाएगी इस भर्ती के बाद में। ऐसा कौन कौन है जिनका थानेदार का ये अंतिम एग्जाम होगा, इसके बाद में उनकी एज 28 साल पूरी हो चुकी होगी? ऐसे कौन कौन है भाई? तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पर हैं जिनकी एज ही पूरी हो जाएगी। आप सोच के देखो कि उनका ये अंतिम एग्जाम है, और मैं यहाँ पर आपको बुला करके टॉपर्स दिखा दूं, आप खुश हो जाओ कि इतने सारे टॉपर्स आते हैं, हम एडमिशन ले लें। मैं यहाँ पर आकर के सुपरस्टार टीचर आपको दिखा दूं, आप खुश हो जाओ कि यार इतने गजब के टीचर हैं। जो आपको पढ़ाएगा ही नहीं, मैं आपको क्यों दिखाऊं उसको? जो आपको पढ़ाएंगे मैं आपको उनको दिखा रहा हूँ। पहले दिन ही सच्चाई से रूबरू करा दूं, वो अच्छी बात है, बाद में आप सच्चाई से रूबरू हो, इससे बढ़िया पहले ही आपको करवा देता हूं। तो पहला है कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, परीक्षा पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, ये सब काम करने ही पड़ेंगे। एक अगला पॉइंट है नेवर गिव अप, हार मत मानना। जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है थानेदार बनने के बाद संघर्ष पूरा हो जाएगा। कई लोग हल्ला मचाते हैं, एक मिनट आवाज नहीं आई अभी तो ऊपर से आवाज आ गई कि सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा जिस दिन थानेदार बन जाओगे ना, असली संघर्ष तो फिर चालू होने वाला है। एसी वाली गाड़ी भी नहीं मिलेगी, बिना एसी वाली गाड़ी में जैसलमेर के धोरों में तुम घूमते नजर आओगे, उधर से धूल उड़ रही होगी और धूल तुम्हारे चेहरे पर होगी, उस समय देखना आप जो है आपको नजर आएगी ये बात जो है। इसके अलावा एसी भी नहीं मिलेगी गाड़ी में, ना दिन ना रात, कभी भी आपको बुला सकते हैं, ना दिन होगा ना रात। और आपके अभी तो कई लोग सोचते हैं कि सर रात को 8 बजे क्लास लगा देते हो, आपको ऐसा ही बनने दो बेटा, आप 12 बजे भी गाड़ी में घूमते हुए नजर आओगे, 12 बजे भी आप जो है गश्त लगाते हुए नजर आओगे थानेदार बनने के बाद में। तो ना दिन है ना रात है। कई लोग अभी देखना, अभी तो आपका जोश चरम पर है, अभी आपका ग्राफ दोस्तों ऐसे जा रहा है, थोड़े दिनों बाद आपका ग्राफ ऐसे आएगा, और फिर उसके बाद आप जानते हो जनवरी से आपका ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। फिर आप नई भर्ती ढूंढोगे, कोई और भर्ती का एग्जाम देते हैं ना। ये ऐसे ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठाना है। हो सकता है इस सेमिनार में 1000 बच्चे आए हो तो 50 ही मेरी बात को समझ कर जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि 950 को समझ में नहीं आएगी, पर 50 ने भी अगर ये बात मान ली और 50 में से 10 का भी सिलेक्शन हो गया तो मैं तो मानूंगा कि मेरा आज जोधपुर से जयपुर आना सफल हो गया। बस इतनी सी बात है। तो ग्राफ आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है अपना। ना तो आपका कोई फेस्टिवल होने वाला है, ना कोई होली होने वाली है, ना कोई दिवाली आपकी होने वाली है। होली भी आपकी होली से एक दिन बाद होगी। जब सारा भारत होली मना लेगा, राजस्थान होली मना लेगा, उसके अगले दिन तुम अपनी होली मनाओगे। दिवाली पर भी तुम अपने घर नहीं होंगे। यह है असली संघर्ष को जो सिलेक्शन के बाद करना वाला हो। पर तुम्हारा परिवार संघर्ष नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप संघर्ष नहीं करेंगे। वो छाती ठोक कर अपना सिर गर्व से ऊपर करके आपको अपने गांव में घूमते हुए नजर आएंगे। वो जन्नत होगी यार, है ना, जब आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें, प्राइड फील करें। आज ही जब मैंने शुरुआत की अपनी लाइफ की, सबका अपना अपना लक्ष्य है। जब मैंने शुरुआत करी तो मुझसे ये बोला गया कि क्या प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहे हो ना, क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अच्छी खासी आरएस का इंटरव्यू है वो इंटरव्यू दीजिएगा। जब मैं दौलत सर के पास पढ़ता था तब की बात है ना, तो अच्छा खासा इंटरव्यू दीजिए अपना, उस पर ध्यान लगाइएगा। उस समय लोगों ने खूब हंसे, घर वालों ने भी बार बार कहा कि भाई तू अपनी तैयारी कर और कोई सरकारी जॉब ले ले, अच्छा रहेगा।
आज वही सब लोग अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आते हैं जिस दिन मैं घर जाता हूं और मुझसे पूछते हैं क्या करवाना है भाई साहब इसका। तो लोगों का नजरिया चेंज होता है, वक्त लगता है, वक्त लगेगा, और वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा। थोड़ा वक्त तो लगेगा हर काम के अंदर। प्रेमसुख डेलू जी का नाम आपने सुना होगा। शुरुआत हुई थी पटवार में सिलेक्शन से, पहला सिलेक्शन था पटवार का। आज वो आईपीएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर पोस्ट पर हैं। पटवार के बाद बीडीओ, फिर एसआई, फिर आरपीएस और फिर आईपीएस। तो सोचिए अगर पटवार बन के ही रुक गए होते तो शायद आज वो कमिश्नर नहीं होते। तो वक्त लगता है, इस वक्त को आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और जिसने वक्त की कदर नहीं समझी, आज है 23 तारीख, मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं कि जिसने वक्त की कीमत नहीं समझी, भविष्य में 5 अप्रैल को वक्त आपकी कोई कीमत नहीं समझने वाला है। लिख कर ले लेना, 5 अप्रैल तक आप मौज काट लीजिए। 5 अप्रैल की रात को अगर यही सेमिनार आपको याद नहीं आए तो आप मुझसे कहना कि सर ने कहा था, उत्कर्ष ने कहा था। मैंने अभी तक एक भी बार इस सेमिनार में ये नहीं कहा आपसे आप उत्कर्ष में प्रवेश लीजिए। मैं यहाँ पर आपको ये समझाने आया हूँ कि जयपुर के इस चकाचौंध के अंदर खो मत जाना, इन कोचिंग की चकाचौंध में खो मत जाना। एक बार अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, जो भी आपका लक्ष्य हो, जिस पर भी आपको भरोसा हो उसके साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस लक्ष्य की खोपड़ी में छेद कीजिए। इस थानेदार की भर्ती में आपको 2 स्टार अपने कंधों पर लगाना है और उन सबके मुंह पर तमाचा मारना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है। जिन्होंने ये कहा था उन सबके मुंह पर तमाचा मारना है। और कौओं के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती। कौओं का काम है काव काव करना, वो करते रहेंगे। बस तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, जीवन छोड़ना पड़ेगा ना। अभी आने दो, कुछ दिनों बाद आपके माहौल आएगा शादी का माहौल, जिसमें तुम्हारे दोस्तों की शादी होगी, तुम्हारे फूफा के बेटे की शादी होगी, तुम्हारी मौसी की छोरी की शादी होगी। जब आएगा जीवन, और जब रसगुल्ला दिखाई देता है ना भाई साहब, अच्छे अच्छे जयपुर छोड़ के नहीं गांव की ओर भागते हैं ना, तो जीवन छोड़ना पड़ेगा ना। ये जीवन है, शादी है, रिश्तेदार हैं। पता लगा तुम जयपुर रह रहे हो और समाज सेवा कर रहे हो ना। गांव से फोन आया कि पड़ोसी आ रहे हैं आपके, उनको एसएमएस में दिखाना है। आपने कहा जरूर। अब आप सुबह से तैयार होके नहीं एसएमएस की लाइन में लगे हुए हो और शाम तक एसएमएस में उसको दिखा रहे हो। ये समाज सेवा नहीं करनी है। किसी को बताना ही नहीं है कि तुम जयपुर में रहते खाओ, फोन ही नहीं उठाना है। शुरुआत में लोग गालियां देंगे, कोई बात नहीं, सिलेक्शन के बाद सब आपकी तारीफ करने वाले। ये छोटी छोटी बातें टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। आपका हो सकता है जयपुर में ग्रुप बन गया होगा इस समय ना। ये ग्रुप बहुत खतरनाक चीज है। अभी दौलत सर ने कहा ना, संगति का बड़ा असर है। पता लगा आपका पढ़ने का मूड है, आपने आज सेमिनार में आपके अंदर जोश आ गया, उबाल आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज घर जाते ही सिलेबस के परखच्चे उड़ा दूंगा, देखना ऐसी तैयारी करूंगा, ऐसी जोरदार तैयारी करूंगा। अभी तुम्हारा जोश उबाल पर है और तुम जाते टाइम टेबल बनाओगे कि कल सुबह 5:30 बजे खड़ा होऊंगा और 6 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 6 से 7:30 पढ़ाई करूंगा, फिर 7:45 बजे दोबारा बैठ जाऊंगा। ऐसे पूरा शाम तक का टाइम टेबल तैयार, और ऊपर लिखोगे कि यह टाइम टेबल कल से स्टार्ट होगा। ठीक बात है। जो बंदा आज रात को 12 बजे सोने वाला था ना, वो 10 बजे सो जाएगा, 10-12 अलार्म लगा करके। 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29। मतलब तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि तुम एक अलार्म से जग जाओगे। जैसे ही 5:25 पे अलार्म बजेगा, तुम उतनी ही तेजी से उसको बंद करने जाओगे और फिर धीरे धीरे सारे अलार्म बंद होते जाएंगे। कई अलार्म तो तुमको सुनाई तक नहीं देंगे ना, बजे भी थे कभी सुनाई नहीं। फिर तुम खड़े होंगे 10 बजे और फिर बोलोगे यार आज का तो दिन निकल गया, कल से चालू करेंगे दोबारा। तुम्हारा टाइम टेबल कभी आज से चालू ही नहीं होता है। तो ये टाइम वेस्ट, कंपनी संगत का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ग्रुप बनाओ 4-5 लोगों का जिनका सपना एसआई बनना हो, जिनका सपना थानेदार बनना हो, जो आपको देखकर जले नहीं। याद रखना, आपकी सीट के बगल में जो इंसान बैठा हुआ है वो तुम्हारी सीट खाने के लिए बैठा हुआ है।
अब आप इस बात को मानते हो नहीं मानते मुझे नहीं पता, सब देख रहे हैं अगल बगल, तू ऐसा है बे? यही है, यही गला काट प्रतियोगिता है। तुम्हारी सीट के बगल में जो बैठा हुआ है ना, वो तुम्हारी सीट खाने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पर सब थानेदार बनने आए हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त यही है, ना बाबा ना, वो अपनी पूरी पढ़ाई करके आया है, अब तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। तुम्हें बोलेगा चल थड़ी पे चलते हैं चाय पीने। तुम सोचते हो यार कितनी सोचता है मेरी, थड़ी पर जाकर तुमसे ही पैसे दिलवाएगा वो, इतना खतरनाक टाइप का आदमी है वो। तो दोस्त होना जरूरी है, पर ऐसे दोस्त रखो अपनी नजर में जो आपको मोटिवेट करें, आपको अपने लक्ष्य की बार बार याद दिलाएं।